अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर आलमी बरादरी के सामने ये साबित कर रहा है कि वो ना तो किसी की जंग लड़ता है और ना किसी के एजेंडे का हिस्सा बनता है। वो सिर्फ अपनी रियासत, अपने शहरियों और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के दो टोक मौक़िफ़ ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी ना खुफिया है ना मुतज़ाद। पाकिस्तान जब कार्रवाई करता है तो एलानिया करता है, जिम्मेदारी लेता है और सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बनाता है, ना कि बेगुनाह शहरियों को। अफगान सरजमीन से होने वाली बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, TTP का मुनज़्ज़म नेटवर्क और भारतीय एजेंसीज की प्रॉक्सी जंग, इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने कभी खित्ते में इंतशार नहीं फैलाया। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बुर्दबारी और जिम्मेदारी के साथ अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया को बावर कराया है कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। अगर दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो जवाब भी रियासती ताकत के साथ, कानून के मुताबिक और पूरी शफाफियत से दिया जाएगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती के हामिल फितना और ख्वारिज के 22 दहशतगर्दों का हलाक होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपना दिफा कर रहा है बल्कि पूरे खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए फ्रंट लाइन पे किरदार भी अदा कर रहा है। इस्लामाबाद कचहरी हमले के मुल्जिमान 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना यह बताता है कि पाकिस्तानी इदारे कमजोर नहीं हैं, मजबूत हैं और हर चैलेंज का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हुए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे भारतीय हठधर्मी की। कनाडा के शहर में होने वाला रेफरेंडम एक बार फिर भारत के टूटे हुए बयानिए पर कारी ज़र्ब है। सिख बरादरी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो मोदी के जाबिराना, इंतहा पसंदाना और फिस्ताई निज़ाम को मजीद कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ये वोट नहीं था, ये बगावत का ऐलान था। उधर अफगानिस्तान की नई क़यादत का भारत को सरमायाकारी की पेशकश मोदी तालिबान गठजोड़ का खुला सबूत बनकर सामने आ रहा है, जिसने पूरे खित्ते में भारतीय किरदार पर संगीन सवाल उठा दिए हैं। भारत की रुसवाई, आलमी सतह पर बढ़ती तनकीद और अक़लियतों की बगावत, ये सब दिल्ली के ज़वाल की नई दास्तान लिख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे गज़ा, जहाँ पे एक बार फिर आग और मलबे का ढेर है और दुनिया सिर्फ तमाशाई बनी बैठी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये बता रही है कि जंग ने फ़लस्तीनी मईशत को ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया है कि ये 1960 के बाद तारीख के बदतरीन 10 मौशी सानेहात में शामिल हो चुका है। इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ रुकने का नाम नहीं ले रहीं। आज भी 4 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद किए गए, जबकि इमदादी तंजीमें बदतरीन हालात के बाइस अपने ऑपरेशन रोकने पर मजबूर हो रही हैं। पाकिस्तान एक बार फिर बेबाकी से मुतालबा कर रहा है कि गजा समेत तमाम अरब इलाकों से इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म किया जाए। सवाल यह है कि दुनिया कब जागेगी, फ़लस्तीनी कब इंसान समझे जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। आगाज़ में आपको बता दूं कि पैनल में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया, उनको ब्रीफिंग दी। सर, यकीनन आपने भी वो ब्रीफिंग सुनी होगी। क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो गर्दिश कर रही थी का खबर मिडनाइट से कि जी वो अफगानिस्तान के ऊपर कोई हमला कर दिया है पाकिस्तान ने, ये बात दुरुस्त है कि जनरल अहमद शरीफ ने जिस तरह से बताया कि हमने जो भी काम करना है खुल के करेंगे। देखें, उसकी मिसालें जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो ईरान का मौजूद है। ईरान के साथ एक हमारे नाखुशगवार वाक़या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब पूरा दिया। दूसरा जो वाक़या था वो आपने देख लिया, भारत का पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के चार्टर का इस्तेमाल करते हुए अपना जवाब जो है वो भरपूर दिया। तीसरा जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान ने वही जो यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 है उसका सहारा लेके जवाबी कार्रवाई की। तो ये तो इसमें तो कोई बात ढकी छुपी थी नहीं, लेकिन किसी इंटरनेशनल ज़राए ने ये जो इस किस्म के लव और बेहुदा मेरे ख्याल में मनगढ़ंत जो प्रोपेगेंडा है, उन इल्ज़ामात की तो किसी तीसरे फरीक ने जो है वो उसकी तस्दीक ही नहीं की। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बात कही है उसमें बड़ा वज़न है
और उसमें सदाकत है। और दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान कोई बुज़दिलाना कार्रवाई नहीं करता कभी भी, और साथ ही उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने अफ़गान कौम को भी मुखातिब किया और उन्होंने कहा अफ़गान कौम के साथ हमारा कोई जो है वो मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि जो 2021 के अंदर एक मुआहदा तय हुआ था अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान में कि वो एक मुंतखब हुकूमत जो है वो लेके आएँगे। लेकिन आज 4.25 साल गुज़र चुके हैं और उसके अंदर वो मुंतखब हुकूमत नहीं लाए, तो इसलिए हम उस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान ने कोशिशें की कि दोहा के अंदर और इस्तांबुल के अंदर, और उसमें तुर्किया और चीन और ईरान ने और दोहा ने, जो कतर है, उसने बड़ा किरदार अदा किया। रूस ने भी कोशिश की, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे क्योंकि भारत का पैसा है। मेरी जो इतलात हैं, आपको याद है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि $10 बिलियन जो है वो अफ़गानिस्तान को दिया गया है। जी। और ये इसमें से बहुत सारा पैसा जो है ये इन जो इल्लेजिटिमेट हुकूमत है उसके एहलकारों के पास है। अफ़गान कौम कल भी पाकिस्तान के साथ अच्छे मरासिम चाहती थी, आज भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ट्रेड कैसे करे उनके साथ है। एक तरफ जो है वो आप देख लें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, हमारे मासूम बच्चों को वाना के अंदर जो है वो शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, और क्या कामयाब ऑपरेशन किया उसके बाद कि वाना का ऑपरेशन एक मिसाली है, दुनिया की मिसाल है ये। तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो आके एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करते हैं, और फिर आप देखें कि किस मुस्तैदी से जो है हमने 24 घंटों के अंदर जो है वो मुजरिमान को पकड़ लिया, और उनका जो बयानात हैं वो भी आपके सामने आ चुके हैं। इस सब के अंदर जो है पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों को तो मेरे ख्याल में अनमैच्ड है, और यही वजह है कि आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब समेत पूरी यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान की तब मुतरफ है, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से बात करना। लेकिन इन सब के बाद एक बात अहम है, और वो है कि मैं जो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हमें कोई मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं आ रही। जो ज़बानी कलामी जो है तारीफ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं और हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो रंग ला रही है। लेकिन जो एक जो कहते हैं कि एक वाकई वाज़े दो टोक किस्म का मौक़िफ़ है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में जब उन्होंने हमला करना था तो उस टाइम पे पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, पैसा भी इकट्ठा किया, उन्होंने फोर्सेस भी इकट्ठी की। आज जो इंसानियत जिस धाने पे खड़ी है, इसमें देखें ना, गैर मुल्की फौजें जो अफगानिस्तान में रहीं, उन्होंने अपना काम अधूरा छोड़ा और उसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये ज्यादती है। मेरे ख्याल में असर नौ जायजा लेना चाहिए अमेरिका समेत दीगर दुनिया को भारत के साथ अपने मामलात के ऊपर, जो दहशतगर्दों को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। अब्दुल्ला साहब, हमें डॉक्टर इरफान फानी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फानी साहब, सबसे पहले तो हम DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो आज ब्रीफिंग है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सर, एक बार फिर उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते, सिविलियन पर हमला नहीं करते, हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं इस ब्रीफिंग को? देखिए, उन्होंने एक और हम बात की थी, वो ये उन्होंने की थी कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उनको गैर रियासती अंसर या अनासर के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। उन्हें एक ज़िम्मेदार रियासत की हुकूमत के ताबे काम करना चाहिए, उनको एक रियासत के तौर पे काम करना चाहिए। जैसे पिछले प्रोग्राम्स के अंदर भी मैंने एक बात की थी कि देखें, इस वक्त जो मॉडर्न हमारे स्टेट सिस्टम के अंदर आप उन कबायली रवायतों को लेकर दुनिया के साथ चल नहीं सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पहले दिन से ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जब से ये आगाज़ हुआ तब से लेके आज तक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत लंबी जंग लड़ी है, और हज़ारों जहाँ सिविलियंस का शहीद हुए हैं, वहाँ पे हमारे हज़ारों की तादाद के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो भी इस धरती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जान दे रहे हैं। तो तालिबान जो हैं उनको एक रियासत के तौर पर अमल करना पड़ेगा। इस वक्त जितने भी बन्नू के अंदर जो भी अटैक्स हुए हैं या फिर वाना के अंदर अटैक्स हुए, अभी कल जो FC के हेडक्वार्टर के अंदर जो अटैक्स हुए हैं, ठीक है, TTP उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जिन हमलावरों की शनाख्त हो रही है, उन सारों के जो ताने बाने हैं वो अफगान तालिबान के साथ मिल रहे हैं। अगर आज पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान तालिबान को भी एक दहशतगर्द
जमात के तौर पर डिक्लेयर कर देता है तो आप अंदाजा कीजिएगा कि फिर दो रियासतें जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों के ताल्लुकात फिर किस नहज पे जाएंगे। तालिबान जो हैं अब जिन की शाह के ऊपर ये काम कर रहे हैं, आज भी उनके जो वजीरे कॉमर्स हैं वो हमें मिनिस्टर कॉमर्स वहां पे नजर आते हैं और वो 6 दिन के वहां पे ट्रिप के ऊपर हैं। देखिए ये इंतहाई गैर रवायती दौरे हैं। अफगानिस्तान के पहले जो मुत्तकी साहब हैं वो वहां पे 7 दिन इंडिया में आपको नजर आते हैं। इस वक्त उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो 6 दिन के लिए आपको इंडिया में नजर आते हैं और उनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो सारे का सारा इंतहाई गैर रवायती प्रोटोकॉल है। अफगानिस्तान अब ये समझ रहा है कि अगर वो पाकिस्तान के अलावा अगर ट्रेड के रास्ते जो है वो डायरेक्ट जो इंडिया के साथ वो ट्रेड कर सकता है तो ये बिल्कुल उनकी एक भूल है। जब आप दो रियासतें इकट्ठी एक 2000 से ज्यादा बॉर्डर के साथ इकट्ठे आप सदियों से एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके जो अवाम हैं उनका कल्चर, रहन सहन, और पिछले दिनों जो केपीके के अंदर भी हमारे वहाँ पे जो वज़ीर आला हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा जिरगा किया जिसका अल्टीमेट पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान एक पुरअमन तरीके से तालिबान के साथ ट्रेड को भी फ़रोग देना चाहता है और इन तमाम मामलात को भी सेटल डाउन करना चाहता है। लेकिन इस वक्त जो साउथ एशिया की जियो पोलिटिकल सिनेरियो तब्दील हो रहा है जिसके अंदर ओल्ड राइवल्स आर बिकमिंग द फ्रेंड्स एंड ओल्ड फ्रेंड्स आर बिकमिंग द राइवल्स, इसका बहुत ज्यादा जो फायदा है वो इस वक्त इंडिया उठाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया जो है वो जो कि जैसे हम सबको पता है कि वो एक इस वक्त इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं वहां पे एक इंतहाई इररेलेवेंट एक्टर के तौर पर हमें नजर आता है और वो अपनी रेलिवेंस को शो करने के लिए फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस तरह के स्टेप्स लेते हुए आपको नजर आते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर हजारों की तादाद में हमलों के नतीजे में जहां पे बहुत सारे सिविलियन जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। आप कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब, आलमी तंजीमों ने भी संगीन तशवीश का इजहार किया और ये वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स मौजूद हैं। आलमी तंजीमें इसका एतराफ़ कर रही हैं, दुनिया ये देख रही है, समझ रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जब तक अफगान अबूरी हुकूमत रहेगी तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। आपको लगता है कि सर रजीम चेंज होगा, अबूरी हुकूमत जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है आपको? जवेरिया साहिबा, बात यह है कि इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर 24 दहशतगर्द तंजीमों के बाकायदा नाम लेके उन्होंने बताया कि वो अफगान हुकूमत की पुष्टपनाही के ऊपर वहाँ जो है वो फैल फूल रही हैं और ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक मामला है। लेकिन वही वाली बात है कि दुनिया कहाँ खड़ी है। दुनिया को कम से कम पाकिस्तान को और कुछ नहीं तो आप मुआशी सपोर्ट दें, पाकिस्तान को दिफाई सपोर्ट दें, पाकिस्तान को आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें, जो कि थोड़ी बहुत मिल रही है, लेकिन जिसको कहते हैं अमली तौर पर देखें ना, अगर डिप्लोमेटिक सपोर्ट अमली तौर पे हो तो भारत को कोई खत लिखे और कहे कि आप एक तरफ तो इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते और जब तस्लीम नहीं करते तो इतना कारोबार, इतनी मोहब्बत, खैर ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब्दुल्ला साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे साथ सना मिर्जा साहिबा मौजूद हैं। आज सीनियर सहाफ़ियों को जब ब्रीफिंग दी जा रही थी तो सना साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी। सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सना, आप मौजूद थी जब ब्रीफिंग दी DGISPR ने, कैसे देखती हैं आप इस ब्रीफिंग को? थैंक यू सो मच जवेदिया, और मैं माजरा चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि आज की जो ब्रीफिंग थी उसका बुनियादी मकसद मेरा ख्याल है सिर्फ यही नहीं था कि टेररिज्म के ऊपर बात करनी है, बल्कि उसका बुनियादी मकसद ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत टेररिज्म के हवाले से जो इक़दाम होने चाहिए उसमें कहाँ खड़ी है और ख़ास तौर पर यह कि हमारी वफाकी हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी इदारे कहाँ खड़े हैं। बुनियादी तौर पर जो फोकस था वो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बहुत से सवाल पिछले कई अरसे से उठाए जा रहे थे कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, अगर वो बॉर्डर हमारा जो है वो सिक्योर नहीं है। तो उसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई कि तकरीबन 1200 किलोमीटर से ज्यादा का ये बॉर्डर है जो सिर्फ केपी के साथ है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो 2600 किलोमीटर से ज्यादा बनता है। तो उसको पूरे को कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए कि हम इसके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने जो इंटरनल बॉर्डर है उसको सिक्योर कर सकें। ये एक हिस्सा था। फिर उसके बाद हुई तालिबान रजीम की। तालिबान रजीम के ऊपर बड़ी डिबेट इस हवाले से हुई कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको तस्लीम किया, नहीं किया। पाकिस्तान की जो एक नैरेटिव है तालिबान रजीम के हवाले से वो एक चाय की प्याली से शुरू हुआ, वेलकमिंग जेस्चर से शुरू हुआ क्या, और क्या बाद में इस हवाले से पॉलिसी में तब्दीली आई। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर
DGISPR ने बड़ा स्पेसिफिकली डिटेल में बताया कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज तब्दील हुई हैं, बल्कि असल मकसद यह है कि जब टेररिज्म अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है और आप उनके सामने सबूत रख रहे हैं कि ये टेररिज्म की जो रूट्स हैं वो अफगानिस्तान से मिलती हैं और उसके बावजूद अफगानिस्तान इनको ओन कर रहा है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई गुड और कोई बैड तालिबान नहीं है, ये तमाम तालिबान फिर एक पेज के ऊपर मौजूद हैं। अब ये जो वाना इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा जो दीगर इंसिडेंट हुए, पेशावर में इंसिडेंट हुआ, इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुए, इन तमाम की जो रूट्स हैं वो अफगानिस्तान से मिलती हैं। तो एक बड़ी क्लियर पॉलिसी आई है, मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर दखलंदाजी की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान अब उसको किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, स्टेट टू स्टेट लेवल के ऊपर ये कम्युनिकेट करने की कोशिश हो रही है कि इन हमलों को रुकवाना ही असल मसला नहीं है, बल्कि असल मसला यह है कि जो स्लीपिंग सेल्स, जो रूट्स इस वक्त टीटीपी की मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि उनकी गवर्नमेंट की कंसेंट से चल रही हैं, उन रूट्स को खत्म करना बड़ा जरूरी है। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि जिस पे गुफ्तगू की गई वो ये था कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी जो हमारी सियासी जमातें हैं या जो हमारी हुकूमतें हैं, वो इसमें क्या कर रही हैं। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, स्मगलिंग के ऊपर उसमें बड़ा कट डाउन लगाया गया, उसके ऊपर बड़ा स्पेसिफिकली बात की गई कि अफगानिस्तान के हवाले से जो बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें जो पेट्रोलियम स्मगलिंग होती थी उसको किस तरीके से कट डाउन किया गया, और फिर उसमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की गई कि जो ड्रग्स की स्मगलिंग है इसको रोकने की तो कोशिश की गई है, लेकिन वहां की जो लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसमें बहुत बड़ी रुकावट है, और इसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, गैर सरकारी तौर पर ये जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं इनको नहीं रोका जाएगा, तब तक टेररिज्म जो है वो फ्लोरिश करता रहेगा। ये वो माइनर पॉइंट्स है जिसके ऊपर बात हुई। फिर जनरल फैज के हवाले से बड़ी तफसीली बात हुई, इसके ऊपर भी बात की गई कि आया उनका अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो वो कब खत्म होगा और कब उसके हवाले से मालूमात जो है वो सहाफियों को या मीडिया को या ओवरऑल पाकिस्तानियों को दी जाएंगी। तो इस पर एक बड़ी हमने क्लियर अंडरस्टैंडिंग देखी, और वो ये थी कि कानूनी जो तरीकाकार है, जो अदालती तरीकाकार है, जो फौज का एक अपना इंटरनल निजाम है, उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है, और ये जैसे ही खत्म होगी वो अवाम के सामने ले आएंगे। तो वो एक ट्रांसपेरेंट फैक्टर था जिसके ऊपर बात की गई। फिर इसमें ये स्पेसिफिकली इस चीज को भी हाईलाइट किया गया कि पिछले चंद सालों में टेररिज्म किस हद तक बढ़ा। उसमें वैसे तो जो टेररिज्म है उसके नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बलूचिस्तान में ज्यादा थे, लेकिन सरप्राइजिंगली उसमें यह बात भी उजागर की गई कि खैबर पख्तूनख्वा में माजी के मुकाबले में टेररिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। उसमें कुछ कसूर जो है वो सूबाई हुकूमत की पॉलिसीज का भी है, क्योंकि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सूबाई हुकूमत की पॉलिसीज विफाक की या हमारी जो स्टेट की पॉलिसीज हैं उनके साथ कोइंसाइड नहीं करती हैं। तो इसमें एक यूनानिमस डिसीजन होने की जरूरत है जो कि मौजूद नजर नहीं आता। तो इसलिए सिक्योरिटी इदारों को कुछ जगहों पर मसाइल का सामना करना पड़ा है। फिर नेक्टा के बारे में भी बात की गई है कि जो नेक्टा है वो किस तरीके से फ्लोरिश कर रहा है, कैसा मरबूत निजाम बनाया गया है विफाक और सूबाई सतह के ऊपर, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है। उस इंटेलिजेंस शेयरिंग के निजाम के तवस्सुत से अब हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम दहशतगर्दी के इन हमलों को रोकने में मजीद ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये था कि इसमें एक बड़ी चीज जिसको उजागर किया गया कि जो अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में असलहा, इक्विपमेंट, ये तमाम चीजें जो मौजूद थी, इनका जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, चले अफगान हुकूमत अगर उनको ओन करे वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये जो टीटीपी के ग्रुप्स जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं उनके पास से वो असलहा बरामद होना ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। यानी वो तमाम ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हुए पकड़े गए हैं, वो दहशतगर्द उनके पास अमेरिका से इस्तेमाल हुआ हुआ या अमेरिका की स्टैम्प के साथ असलहा मौजूद था। तो ये बड़ा थ्रेटनिंग एक सिचुएशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना मुकदमा ना सिर्फ अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ उठाया है बल्कि खुद अमरीकी हुकूमत के साथ भी उठाया है, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका इसके ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग की तरफ भी जा रहा है। लेकिन ये भी वो चंद हकाइक हैं जिनको बुनियादी तौर पर हाईलाइट करने की कोशिश की गई। थैंक यू सो मच सना, आपने हमें डिटेल से बताया आज की ब्रीफिंग के हवाले से, और बहुत से पॉइंट्स मैं नोट कर चुकी हूं जो अब आज के डिस्कशन में हम इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब्दुल्ला साहब, आपने देखा कि किस तरह से सना ने हमें बताया कि कितने ज़्यादा पॉइंट्स थे जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे ही हैं, लेकिन सबसे पहले सर मैं बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बात करूंगी। आज की ब्रीफिंग में जो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बात हुई है कि किस तरह से जो टेररिस्ट हैं वो इंटरवीन कर रहे हैं, और जो खास तौर पे अगर हम केपी की बात करें, उसकी सरहदों की बात करें, तो किस तरह से जो केपी गवर्नमेंट है वो अपना रोल अदा कर रही है। सर किस तरह से देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है बॉर्डर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना?
देखिए, वाटर मैनेजमेंट जो है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह से आ रही है। आपने बाढ़ लगाई है, और अगर बाढ़ लगाने के बावजूद जो है वहाँ टेररिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी 2642 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, उसको मैन करना, उसके लिए फौज को डिप्लॉय करना, खासतौर पे जबकि ईस्टर्न बॉर्डर थ्रेट भी आपकी मौजूद है और इंटरनल इश्यूज भी हैं। बलूचिस्तान में एक आपकी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ज़रा ये मेरे ख्याल में मैन पावर के हवाले से ज़रा मुश्किलात आती हैं। दूसरी बात ये है कि टेरेन है बड़ी सख्त, कहीं एकदम जो है वो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी जानिब जो है इंतहाई गहरी खाइयां हैं। तो उन सब के ऊपर जो है वो आपको पता है वो जाके या तो बाढ़ काट देते हैं या नीचे से सुरंग बना के आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात देखने में आए हैं। इसके अंदर सूबाई हुकूमत का जो ऑन बोर्ड होना, चाहे वो बलूचिस्तान है चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, उनका बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके ताउन के बगैर जो है वो अकेली अफवाज पाकिस्तान का जो है वो ये मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो कि वो इसको अभी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो बात है कि देखें, भारत को ने अभी उनको 5 साल का इस्तिस्ना दिया है कि जनाब आपको जो है हम ट्रेड के ऊपर जो है कोई ज़ीरो चार्ज करेंगे और कोई आपको ऊपर टैक्सेशन नहीं होगा। उसके अलावा फ्लाइट्स जो है वो कर रहे हैं। अब अफगान हुकूमत ये कह रही है कि जी 6 महीने के अंदर पाकिस्तान के साथ कोई भी अगर ट्रेड करता पकड़ा गया तो फिर उसको सख्त सजाएं होंगी, यानी कि इस लेवल तक जा रहा है। लेकिन मज़ाकरात जो हैं वो ज़ाहिर है बैक डोर या फ्रंट डोर जो है वो दोनों जो है वो मेरे ख्याल में कायम रहने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हल जो है वो मज़ाकरात हुआ करता है। दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जब अपनी ऑफेंसिव पॉलिसी रखी है उसकी बुनियाद पे उन्होंने मज़ाकरात की टेबल पे आए हैं। अभी जो अफगानिस्तान तालिबान हैं वो बुनियादी तौर पे वक्त का जो है हसूल कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर जो है वो अपनी एक दफ़ा दोबारा अरसर नौ जायज़ा लें, अपनी हिकमत अमली का, अपनी ताकत को बढ़ाएं, और उनके पास जो माजी का असला पड़ा हुआ है सोवियत यूनियन का या फिर वो अमेरिका का, उसमें जो नाकारा हो चुका है उसको काबिले इस्तेमाल बनाएं। आज की ब्रीफिंग में इसको भी डिस्कस किया गया है कि उस जो असलहा है वो जिस तरह से ये उसका इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ ये भी कि स्टेट टू स्टेट डिस्कशन ज़रूरी तो है लेकिन रूट कॉज को पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। इरफान साहब, तालिबान रजीम के हवाले से बात की गई है और कहा गया है कि देयर इज़ नो गुड और बैड तालिबान, दहशतगर्द सब एक हैं और गुड तालिबान बैड तालिबान कोई नहीं है, सब एक ही पेज पर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद जो जॉर्ज बुश था ना, उसने यही कहा था कि जहां जहां दुनिया में दहशतगर्द होंगे हम उनका भी खात्मा करेंगे, और जो जो दहशतगर्द की पुष्टपनाही करेगा हम उनका भी जो है वो खात्मा करेंगे। अभी पाकिस्तान ने जो हार्ड लाइन ली हुई है अगेंस्ट द तालिबान, चाहे वो टीटीपी इन पाकिस्तान हो या तालिबान इन अफगानिस्तान हो। देखिए, अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह की तरफ से जो ट्विटर के ऊपर तस्वीर शेयर की गई हैं, वो तस्वीरें हैं जो कि ज़लज़ले की तस्वीरें हैं, और बार बार वो एक ही तरह की जो विक्टिम्स हैं उनकी तस्वीर शेयर करके कहते हैं कि देखें जी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमले के नतीजे में अब हम इनको जवाब देंगे। ये पहली दफा ये हुआ है कि अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जवाबी हमले की भी बात की है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर था पब्लिक की तरफ से, क्योंकि बन्नू में भी अटैक हो रहे थे, वाना में भी अटैक हो रहे थे, इस्लामाबाद में भी अटैक हो रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर पब्लिक का बड़ा प्रेशर होता है कि एक तरफ अफगानिस्तान इस तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर जो उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे, अब वो इसका जवाब देते क्या है। जहां तक आपने बात की है रजीम चेंज की, तो देखें जब जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे कि जो रजीम को चेंज करने की बात है, रजीम तो किसी गवर्नमेंट का एक अबूरी हुकूमत है, और अबूरी हुकूमत ही वो है जिसको कोई रिकग्निशन नहीं है सिवाय रशिया के। दुनिया में कोई उसको एक हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं करते हैं, और वो एक गैर रियासती अनासर के तौर पर ये एक कबायली का जो जिरगे के सरदार होते हैं, सरदार की तरह से देखें ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक नॉन पश्तून तबका अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है जो कि अफगानिस्तान के तालिबान को अफगानी या पश्तून समझता ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि इन्होंने जबरदस्ती आके अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और वहां पे जो ह्यूमन राइट्स को लेकर या वुमेन की तालीम के हवाले से पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो तमाम के तमाम एक बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि तालिबान इस वक्त मॉडर्न स्टेट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स
होती हैं वो उनके बिल्कुल मुतसादिम रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, और इसको काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठे होकर ही इनके खिलाफ लड़ना होगा और इनको एक राह रास्त पर लाना होगा। देखें, वो कहते हैं ना कि घी जब सीधी उंगलियों से ना निकल रहा हो तो आपको उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। साउथ एशिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई सिग्निफिकेंट और रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर हमेशा से काम करता रहा है। ऊपर चाइना जो है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ लिंक करते हैं। ईरान के साथ भी जो जंग हुई है 10-15 दिन की जंग, ईरान के साथ इजराइल के पाकिस्तान ने जिस तरीके से साथ दिया है ईरान का, और ईरान पाकिस्तान के साथ शाना बिछाना खड़ा है। सऊदी अरेबिया के साथ आपका एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। अमेरिका जो है वो हमेशा पाकिस्तान की फौज को लेके, हमारे फील्ड मार्शल साहब को लेके एक बहादुर शख्स के तौर पर उनको वो देखते हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के शाना बिछाना खड़ी है, लेकिन वो अभी तक सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की हद तक हमें नजर आ रहा है। उनको ये चाहिए कि इन बातों से लेकर या स्टेटमेंट से आगे निकलकर उन्होंने पाकिस्तान को जहां मॉरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिटरीली भी दुनिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और पाकिस्तान सफारती महाज पर जिस अच्छे तरीके से अपना मुकदमा पेश कर रहा है, बैद नहीं है कि बहुत जल्द ये वक्त आ भी जाए। अभी हमें ब्रेक पे जाने हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नाज़रीन हम बात करेंगे भारत की रुसवाई की, आलमी सतह पर बढ़ती भारतीय तनकीद की और अक़लियतों की बगावत की। स्टे विद अस। नाज़रीन, गज़ा की सूरत हाल की हम बात करेंगे जो एक बार फिर आग और मलबे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है कि जंग ने फ़लस्तीनी मईशत को ऐसी गहराई में धकेल दिया है कि ये 1960 के बाद तारीख़ के बदतरीन 10 मौशी सानेहात में शामिल हो चुका है। फ़ानी साहब, मईशत तो उस जगह पे स्टैंड कर रही है गज़ा की जो हमें नहीं लगता था कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में भी दोबारा ये अपनी जगह पे आ सकेगी, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी ये बता रही है। दूसरी तरफ इसराइली बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही, जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। कहाँ पे स्टैंड कर रहा है गज़ा? देखिए, ये जो गज़ा का और फ़लस्तीन का इशू है ना, ये पूरी आलमी जो दुनिया है उसके मुंह के ऊपर एक तमाचा है। मतलब वो सारे का सारा मगरिब जो आज तक हमेशा से हमें इंसानी हकूक़ के दर्स देता रहा और बताता रहा कि दुनिया में जो जुल्म और सितम होता रहा और ये नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हर आए रोज़, और ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। मतलब हमें पता है कि एक इन्होंने अभी एक एग्रीमेंट के नाम पे इन्होंने एक मुआहदा साइन किया है। कल को ये इस सीज फायर ये जो इन्होंने एक की है इसको ये धज्जियां उड़ाएंगे, और फिर बहुत सारे जो मासूम लोग हैं उनको देखें। इस वक्त आपका वेस्ट बैंक हो, आपका गाजा का इलाका हो, इजराइल ने डिफेक्टो उसके ऊपर कब्जा तो इस वक्त किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के बेशक अदारे वहां पे काम कर रहे हो जो ह्यूमैनिटेरियन एड देने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल उनको भी नहीं छोड़ रहा है। और पूरी आलमी बरादरी हमें बड़ा बेदस्तोपा नजर आ रही है। आपकी यूनाइटेड नेशंस हो, आपके आलमी अदारे हों, वो सारे के सारे हाथों पे हाथ धरे हुए देख रहे हैं ये खूनो किश्त की ये जो होली खेली जा रही है, इसका इख्तिताम कहाँ पे जाके होगा। अभी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया जो 20 नुकाती एक डील थी, जिसके अंदर हमने देखा कि चीन ने और रूस ने अब्सटेन किया था इसके अंदर, कि इसके अंदर पैलेस्टाइन स्टेटहुड की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, उसके अंदर फ़लस्तीन की स्टेटहुड का नाम भी नहीं है। कि हाँ, हम देखेंगे कि पहले वहां पे अल फतह जो है वो उसको हम एक हुकूमती जवाब देंगे, फिर वो जब वो भी इजराइल और अमेरिका और वो जो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की वो बात कर रहे हैं, वो जब कबूल कर लेंगे तो हम फिर स्टेटहुड की तरफ जाएंगे। देखें, इस वक्त जो इस्लामी दुनिया है ना, वो एक अपने अपने नफ्सा नफ्सी का आलम है और अपने अपने मफादात की जंग के अंदर जो है ना वो मसरूफ़ अमल आपको नजर आती है। इस वक्त जो 8 ममालिक जिन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की बैकिंग को रोकना चाहिए था, जहां पे उन 8 मुस्लिम ममालिक को रशिया और चीन के पीछे खड़ा होना चाहिए था रादर दैन यूएसए के प्रपोजल के पीछे खड़ा होने के, वहां पे ये अमल जो है वो मजीद हमें मायूसी की तरफ धकेलता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर ये गजा के जो लोग हैं इनका मुस्तकबल क्या होने जा रहा है। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप, टोनी ब्लेयर और जो उसने एक अपने जहन के अंदर एक फैंटेसी बना रखी है कि इजराइल को आप जिस तरीके से 47 के अंदर उन्होंने इजराइल को एक गैर कानूनी कब्जे को कानूनी जवाब दे दिया था, आज ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैकिंग के साथ उन्होंने ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो कि हमास ने कह दिया कि हम तो भाई डिसआर्म नहीं होने जा रहे, और जब हमास ने ये कहा कि मैं डिसआर्म नहीं होगा, वहां पे आप देखते हो कि वो तमाम के तमाम जो 8 इस्लामी ममालिक हैं उनको भी सांप सूंघ गया है। उन्होंने अब
कोई बात ये नहीं कर रहा कि वो अपनी फोर्स को वहां पे भेजेंगे। भाई किस तरह से आप गजा के अंदर जाकर हमास के साथ लड़ सकते हैं? वो हमास के जो जहां पे एक एक जगह पे अंदर सुरंगों के अंदर मौजूद है, इजराइल जो 3 सालों के अंदर बिल्कुल करीब हमसाया है, एक एक चीज के ऊपर नजर रखते हुए भी जो हमास को डिफीट नहीं कर सका, वो किस तरीके से जब तक इजिप्ट, इजराइल और ऊपर जो आपके पास कतर और दीगर जो ममालिक, इंडोनेशिया, ये ममालिक सारे मिल के ये इजराइल के ऊपर जब तक ये फोर्स नहीं देंगे कि देखें जब तक इजराइल, और ये बात तो दीवाने का ख्वाब लग रही है कि मिल के ये ममालिक कुछ करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, गजा की मशहद के हवाले से तो क़ौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने बात की, गजा का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सिर्फ एक कंसोलेशन है कि फॉर द टाइमिंग जो बर्बरी है, जुल्म, वहाँ पर भूख अफलास जो स्ट्रैंगुलेशन की हुई थी वो रुक गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, रहना ख़त्म कर दिया, सब कुछ उनको, बल्कि अभी भी उनको ज़बरदस्ती कुछ लोगों को निकाल भी रहा है अफ्रीका की तरफ। बात ये कि हु शुड ब्लेम, वी शुड नॉट ब्लेम यूरोप, वी शुड नॉट ब्लेम एनीवन एल्स, वी शुड ब्लेम द इस्लामिक वर्ल्ड। जी, वी आर रिस्पांसिबल। इतने अमीर मुल्क अरब, दे कैन ट्विस्ट द टेल ऑफ एनीवन, लेकिन आपके सामने हम ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं, दूसरे ममालिक कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई कंडीशन नहीं है कि चले पैलेस्टीन 2 स्टेट की कंफर्म बात उनसे ले लें। 20 जो निकात बनाए उसमें भी उसको कंफर्मेशन नहीं कि उनकी 2 स्टेट बनेगी। अल-कुद्स शरीफ उनका कैपिटल होगा, ये भी नहीं बात हुई है। और उसके बाद जिस तरीके से रोजाना बमबारी कर रहे, कौन बोल रहा है उसके ऊपर? क्या अरब ममालिक बोल रहे हैं? क्या जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनको कंट्रोल करने, बिकॉज दे आर द होल इंटरेस्ट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। ब्रिगेडियर साहब, अरब ममालिक की आप बात करें, अब अमेरिका तो चालाकी के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने की बातें कर रहा है। तो आप देख लेना कि वहां पर प्रेसिडेंट हमने कैसे बात की है, एंड थैंक गॉड के एमबीएस सेट के नहीं जी, जब तक 2 स्टेट नहीं होती वी नॉट गोना एक्सेप्ट इट। लेकिन बात ये कि आप कहीं तो करें। अगर शुरू में ये शो कर देते स्ट्रेंथ, जब दोहा पे अटैक हुआ था, कि अगर उस वक्त ये इकोनॉमिकली इकट्ठे हो जाते और ये कह देते जी हम कमर्शियल फ्लाइट नहीं जाने देंगे, हमें कहीं पे भी अरब ममालिक के ऊपर से भी हम इनकी गुड्स का बाइकआउट कर देंगे, अपने अकॉर्ड को सस्पेंड करें, थिंग्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट। लेकिन हमने इतनी वीकनेस दिखाई है, अरब ममालिक ने इतनी दिखाई है कि आप सोच, जिसकी वजह से इजराइल हैव अ लॉयंस हार्ट एंड वी हैव अ चिकन हार्ट। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस नाउ। सही। अब्दुल्ला साहब, इंसानी हुकूक का दर्स देता है मगरिब, मगरबी दुनिया, उसकी तो हम बात चले करेंगे, लेकिन अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? देखिए, इंसानी हकूक का दर्श नहीं देते, वो सिर्फ कहते हैं कि वाइट मैन के हकूक क्या हैं, सफ़ेद फार्म के हकूक क्या हैं, क्रिश्चियनिटी के क्या हकूक हैं, वो किसी और हकूक की बात नहीं करते। मुसलमान उनके लिए, चाहे वो अफगानिस्तान में मारे जा रहे हों, चाहे वो रोहिंग्या के अंदर उनकी खालें खींची जा रही हों, चाहे वो इराक के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया जाए, वही टोनी ब्लेयर है ना, जिसने जो है वो वहां 10 लाख लोगों को मारने के बाद कहा था, ओह इट वाज अ मिस्टेक और नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाज फाउंड ओवर देयर। तो ये इसको आप बनाना चाहते हैं। फिर वो 8 ममालिक जो उसमें शामिल हुए और वो जो 20 नुकात जिसके अंदर सिरे से फलस्तीन का जिक्र ही नहीं था, जिसके अंदर फलस्तीन का नुमाइंदा ही नहीं था, ओआईसी का वो जो यूनाइटेड नेशन का इजलास होता है जिसके अंदर महमूद अब्बास को आने के लिए दाखिले की इजाजत नहीं मिलती। आप कमाल कर रहे हैं। आप देखें, एक आलमी दहशतगर्द है जिसको बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दहशतगर्द करार दिया है, उसको आप यूनाइटेड नेशन में तकरीर करवाते हैं। साफ सी बात है, मगरिब अगर पुष्टपनाही ना करे तो उसकी किसी की मजाल है। अभी ब्रिगेड साहब ने जो है वो कतर का जिक्र किया कि वहां दोहा इजलास हुआ, वहां तो कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इसराइल का नाम तक जो है वो नहीं लिया, मतलब मजम्मत तो करना दूर की बात है, नाम तक लेना जो है वो उससे घबरा गए थे। फिर आप देखें कि पाकिस्तान ने जो बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हम जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो रोकना चाहते हैं, वहां ब्लडशेड रुक जाए, और तीसरा जो है वो जो एड है उसका फ्लो हो। तो क्या वो हो गई? फिर पाकिस्तान ने तो ये भी कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे इशाक डार साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो किसी सूरत जो है वो जो 20 नुकात रखे हैं उसमें हमारे कुछ नुकात थे जो उनको शामिल करना पड़ेंगे। तो क्या
आज कोई चीज सामने आई है कि उसके नुकात शामिल हुए हैं? अब ये जो एक इस्लामिक फोर्स करके जो उसको वहां कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल पीस कीपर्स जो है वो कैसे काम करेंगे? क्योंकि आप किससे लड़ेंगे? यानी कि आप इजराइल के फौजी जो है वो पीछे हो जाएंगे और जो दूसरे जो दरमियान में पीस कीपर्स हैं उनको आप सामने ले आएंगे। 15 साल लगेंगे मलबा हटाने का सिर्फ गजा को। आप बाकी बातें तो आप छोड़ देना, उसके अलावा जो मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल ये होगा कि ये जंग फैल जाएगी, मजीद फैलेगी, इजराइल कभी भी इसमें जीत नहीं सकेगा। और जो जो इस्लामी ममालिक इसके अंदर जो शामिल थे और जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि 2 स्टेट सोल्यूशन कैसे मुमकिन है जबकि फलस्तीन को वो स्टेट मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 बंदे जो अरकान उनके असेंबली थे कैनेसेट के अंदर, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब तकरीर करने गए वहां उनकी पार्लियामेंट से इजराइल की, तो उस टाइम पे 2 बंदों ने कहा कि फलस्तीन को तस्लीम किया जाए। उनको अरेस्ट कर लिया गया पार्लियामेंट के फ्लोर से और उनको धक्के दे के निकाल लिया गया, और जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजहार खुशी जो है वो किया। अब आप मुझे बताएं, जब फलस्तीन का नाम ही कोई नहीं है तो हम ये असल में ये जो तमाम ममालिक इकट्ठे हुए थे, इनका मकसद ये था कि जिसको पंजाबी में कहते हैं मगरों लाओ, कि किसी तरीके से ये सही बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन आखिर में मैं बहुत शॉर्ट आंसर आप तीनों से लेना चाहूंगी। पाकिस्तान का किरदार, फानी साहब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान का किरदार? शॉर्ट आंसर। देखें, पाकिस्तान को अगेन ऑप्शन ना पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है और ना ही अरब ममालिक के पास बहुत ज्यादा है। जहां पे पाकिस्तान को तमाम इस्लामिक और अरब रियासतों के साथ मिलकर प्रेशराइज करना ही पड़ेगा, डिप्लोमेटिक हल ही है, और इसके अलावा आपके पास कोई। ठीक है, पाकिस्तान क्या मिलकर प्रेशराइज कर रहा है ब्रिगेडियर साहब? देखिए, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बेहतर रोल अदा किया पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, वेरी क्लियर। और अभी भी यही पाकिस्तान की इवन आर्म फोर्सेज ने यही कहा कि जो पार्लियामेंट फैसला करेगी, जो सेनेट फैसला करेगी, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज उसके मुताबिक, अगर हमें कहते हैं ये इस्लामिक टास्क फोर्स पे तो जाएंगे, अदर विल नॉट। सो इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और बहुत खुल के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल, ठीक है, हर फोरम पर पाकिस्तान ने बात की है। ठीक है, और आपसे भी अब्दुल्ला साहब यही सवाल पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान का किरदार कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का किरदार जो है बड़ा मजबूत है, क्योंकि आलम इस्लाम की आप सुपर पावर हैं, और जाहिर है पाकिस्तान की वजह से उनको खतरात हैं। तभी तो नेतन्याहू बार बार कहता रहा है कि मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार और पाकिस्तान की ताकत को नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये तो उसने इंटरव्यू दिए में। अब पाकिस्तान के साथ साथ आलम इस्लाम के जो बाकी ममालिक हैं, खासतौर पे जो खिताई ममालिक हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनके नेबर हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। सारा का सारा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डाल दिया जाए और वो चुप कर के जो है वो बैठे तमाशाई बने रहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी पाकिस्तान अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहा है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए एक पेज पर आएं और फलस्तीन के लिए अपनी आवाज उठाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह ने के पास। वेलकम बैक नाज़रीन। मोदी हुकूमत की अक़लियत मुखालिफ पॉलिसीज़ पर जो आलमी तनकीद है उसका सिलसिला बहुत तेज़ हो गया है और ख़ासी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। फ़ानी साहब, हम देख रहे हैं कि अक़लियतों पर जो जबर किया जा रहा है भारत में, मोदी को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। दिफाई मैदान में भी सुबकी हो रही है, फिर इस मैदान में भी हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें ओटावा रेफरेंडम की, तो सिखों ने भी भारतीय जबर के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया है। सर, इस पूरी सिचुएशन का क्या असर पड़ने जा रहा है पूरे खित्ते पे और टू बी स्पेसिफिक भारत पे? वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से एकदम नहीं होते। देखें, इंडिया ने ये जो अपना एक इमेज क्राफ्ट किया ना, ये बड़ी बड़ी मेहनत से किया है। गुज़िश्ता 15-20 सालों से 2014 के बाद, स्पेशली जब से मोदी ने आके इंडिया की हुकूमत संभाली है, वक्ती तौर पर तो पूरी दुनिया को वो ये रियलाइज करवा रहे थे कि देखिए, अब हमने टेररिज्म को ख़त्म करके टूरिज्म को प्रमोट कर दिया है। कश्मीर जो है वहाँ पे हम अमन लेके आ चुके हैं, और इस वक्त पूरी इंडिया जो है वो एक वक्त जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, और अल्टीमेटली दुनिया की जो ट्रेड की डेस्टिनेशन है वो इंडिया है। तो अचानक से वो जो एक हवा उसने क्रिएट किया हुआ था, आप देखते हैं कि गुज़िश्ता 10 माह के अंदर अंदर इंडिया का वो एक बना हुआ जो उसने एक मुजस्समा अपना बनाया हुआ था, वो सारे का सारा जमीन बोस हो चुका है। आए दिन हम देखते हैं पहलगाम अटैक के बाद जो कुछ इंडिया को फेस करना पड़ा इंटरनेशनली, आप देखते हो, और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके दांत खट्टे किए जंग के अंदर, उसके बाद आए रोज वहां पे आप देखते
जो अभी तेजस उनका वो जो तैयारा है वो भी दुबई एयर शो के अंदर जिस तरीके से वो तबाह हुआ, अगरचे एक इंतहाई काबिल अफसोस ये वाक़या है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन जब आप अपने तकब्बुर और अपने गरूर के अंदर वो हदों को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, जो कि आप अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं। आपने नेपाल के साथ पंगा ले लिया, आपने बांग्लादेश के साथ पंगा ले लिया, आपने श्रीलंका के अंदर इंटरवेंशन शुरू कर दी। आप ये जो रीजनल हेजमॉन बनने के चक्कर में जो आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, आप जहां आप ये कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी काउंसिल का छठा मेंबर बनना है और हमारी इकोनॉमी जो है वो दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या कह रही है। कश्मीर के अंदर होने वाले जो मुजालिम किए गए हैं, स्पेशली अभी पहलगाम अटैक के बाद और अभी जो एक धमाका हुआ था अभी बम्बई के अंदर, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर इन्होंने जिंदगी का अरसा जो है उसको तंग कर दिया है, जो इंडियन हुकूमत है और वहां की फोर्सेस ने यूनिवर्सिटीज के अंदर से जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको निकाला जा रहा है और तमाम जो कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं वो अब हिंदू डोमिनेटेड हो रही हैं और वहां पे चुन चुन के मुसलमानों को 2800 से ज्यादा सिंध के हवाले से जो बयान था उस पर यही तनकीद की जा रही थी कि पहले आप अक़लियतों के हकूक तो दें, फिर आप बात करें तहजीब की और सिंध की आप बात करें। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप सबसे पहले तो मैं आपसे DGISPR की जो आज प्रेस ब्रीफिंग थी उसके हवाले से बात करना चाहूंगी, फिर भारत के हवाले से भी बात करेंगे। सर ब्रीफिंग को आप किस तरह से देखते हैं? आज बहुत से पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि क्लेरिफाई किए हैं उन्होंने। देखें DGISPR ने बहुत लाउड एंड क्लियर बता दिया है पाकिस्तान की फोर्सेस की पॉलिसी, पाकिस्तान फोर्सेस की पॉलिसी और हमारी रिलेशन विद अफगान तालिबान रजीम के साथ, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ। तो आई थिंक उन्होंने ये बात सिंपल की कि अफगान तालिबान रजीम को सोचने की बात है कि क्या वो रियासत से ताल्लुकात रखना चाहते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रखना चाहते हैं। नंबर 2, हम अब आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हमें विजिबल कंफर्मेशन ना हो कि आप खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रोक रहे हैं। नंबर 3 ने बात यही की कि ये जितने आपके देखें 206 खारजी मारे हैं नवंबर के महीने में सिर्फ। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग कि हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कितने कामयाब हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कितने कामयाब ऑपरेशन कर रही हैं और उसके बाद लोकल से हमें बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमें ऐसा सब खड़े हो गए हैं, खासतौर बॉर्डर एरिया के, फाटा एरिया के, और वो सपोर्ट करते हैं। ये बात की। और सेकंड उन्होंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट ये कि जो इलीगल स्पेक्ट्रम का जो पहना वो सिस्टम वो ख़त्म होना चाहिए। उसमें आपका हुंडी का पैसा भी है, उसके बाद आपका नारकोटिक्स का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, गाड़ियों के स्मगलिंग के पैसा आ जाता है, वो होता है, टायर्स हैं, ये सब पैसा जो आता है ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल टेररिज्म के लिए जाता है। इसको रोकने की बात है। और इसके लिए जो केपीके की गवर्नमेंट, केपीके के कुछ अवाम जो लोग हैं पॉलिटिशियन, वो और वहाँ के ट्रेडर्स, दे आर पार्ट ऑफ इट। और ये केपीके गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पैसा आना बंद होगा तो बहुत से मसाइल खत्म हो जाएंगे। और इस वक्त केपीके गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़ा होना है। पूरी कौम खड़ी होगी तो ये मुल्क से दहशतगर्दी खत्म होगी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैच पॉइंट। और सेकंड, वी आर वेरी हार्ड सेट। हमने अब इनको चोक किया लॉजिस्टिकली, वो हम नहीं रोकेंगे। नाउ दे विल कम टू आवर नीज। आप देखेंगे कि इनसे हम ये 2-3 हफ्ते के बाद ये खुद मिन्नतें करेंगे कि अब हमारी बस हो गई है, हमारे बहुत नुकसान हो रहे हैं। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान कभी नहीं चाहती कि अवाम को कोई तकलीफ। बिल्कुल ऐसे ही है, आज भी उन्होंने ये वाज़ेह किया है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मोदी तालिबान जो गठजोड़ है उसके हवाले से भी आपसे मैं बात करना चाहूँगी। सर पूरा जो जियोपॉलिटिक्स है, क्या असर डाला है इस गठजोड़ ने, और ये जो ताल्लुक है ये आपको आने वाले वक्तों में मजीद मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अफगान तालिबान रजीम बड़े कुछ कम अरसे में रियलाइज कर लेंगे कि इंडिया इनको कैसे डिच करता है। अच्छा, इसलिए कि ये एक अननेचुरल अलायंस है। आप ना वो ट्रेड में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेड में जाए ना बाहर सेंट्रल एशिया के थ्रू आएंगे। ईरान से पाकिस्तान पहले मुज़ाकरात कर रहा है कि वहां से इनको रास्ता ना दिया जाए। देन आप मुझे बताएं, बागा से जाते थे 2 दिन में का सामान पूरा पहुंच जाता था। अगर ईरान से जाएंगे तो 6 से 8 दिन लगेंगे, अगर सेंट्रल एशिया से जाएंगे तो 1 महीना लगेगा। आप सोचें व्हाट विल हैपन टू देम। तो दे कांट डू इट।
ये इनको खुद ब खुद आना पड़ेगा। लेकिन इंडिया इस वक्त क्योंकि जो मार पड़ी हुई है, उसका मुंह काला हुआ है, उसको तकलीफ हुई है, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो ये प्रॉक्सी को यूज कर रहा है, फितर हिंदुस्तान, फितर खारिज, और ये करे, लेकिन ये नहीं चलेगी। और मेरे ख्याल में यहाँ पाकिस्तान को बहुत ही जरूरी है कि वी मस्ट टॉक टू अमेरिकन इन वेरी बोल्ड टर्म्स। नाउ दे लिसन टू अस। हमने अपना स्ट्रेटजी बहुत बढ़ा लिया है। आप $7.2 बिलियन का वेपन अपने छोड़ के चले गए हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेररिज्म। आपकी 24 ऑर्गेनाइजेशन और टोटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की रिपोर्ट है, पाकिस्तान अकेला लड़ रहा है। नोबडी इज सपोर्टिंग देम, ना फाइनेंशियल सपोर्ट, ना मिलिट्री सपोर्ट। व्हाट डू यू वांट अस कि हम इसको गिव अप कर दें? पाकिस्तानीज विल नेवर गिव अप, बट सही, यू नीड, अमेरिकन नीड टू सपोर्ट, चाहे मिलिट्री, चाहे आप एपीसीज दें या आप फाइटिंग के, यानी अमली इकदाम नजर आने चाहिए, सिर्फ बातों में ही सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। अब्दुल्ला साहब, सिखों का जो ऐलान बगावत है, भारत के आलमी बयानिए को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है इसने? देखिए, मेरे ख्याल में सतह के ऊपर तो जो भारत का डिस्टॉर्ट हुआ है चेहरा, वो तो अपनी जगह, लेकिन इंटरनल बहुत सारे लोगों को जो वहाँ तकरीबन 33 इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स चल रही हैं, उनके लिए बायस तक़वियत ज़रूर है। और उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि हम जो है वो भी इंडिपेंडेंस का ऐलान करेंगे। और उन्होंने, कईयों ने तो इस टाइम पे अपना मंशूर तक पेश कर दिया हुआ है, अपना दस्तूर बना दिया हुआ है, अपना आइन पेश कर दिया है, अपना झंडा बना दिया है, अपना तराना बना दिया है। यानी कि अब जो सूरत हाल है इंटरनेशनली, क्योंकि ख़ास तौर पे कनाडा का जो वाक़या है, आई थिंक वो इट वाज अ वाटरशेड। और दुनिया जो एक भारत का एक जो चेहरा उसने रखा हुआ था, नकाब ओढ़ा हुआ था, वो नकाब जो है वो तो नजर सिंह के कत्ल के बाद कनाडा की वजह से जो दुनिया के अंदर फिर इनकी ज़िल्लत हुई है, जो रुसवाई हुई है, वो तो अब दुनिया देख रही है। फिर रही सही कसर जो थी वो पाकिस्तान के साथ जंग करने में हो गई। अब जो ये भारत जो है वो बैठ के इनके अफगानिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है, जिसको वो एक तरफ तो कबूल नहीं करते। तो मैं तो पहले तो ये कहूँगा कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, हुकूमत को, जब आपकी इतनी मोहब्बत है। ब्रिगेड साहब जैसे फरमा रहे थे, चाबहार के साथ मुमकिन नहीं है फिलहाल ट्रेड करना, क्योंकि चाबहार के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं और वहाँ से ट्रेड करना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ईजी जॉब। दूसरी जानिब जो है, अगर वो एयर रूट इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान तो अपना एयर रूट नहीं देगा अपने ऊपर से, तो फिर जाएं आप 5-6 घंटे कहीं और से डिटूर करके आएं और कार्गो ले आएं, और फिर वो किस भाव पड़ेगा वो भी आपको पता चलेगा। तीसरी चीज जो इसके अंदर है, वो भारत का आप देखें कि चाहे वो उनका एटॉमिक प्रोग्राम हो, जो कि IAEA उनको दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर प्रोग्राम कहता है, जो आम इंसान के लिए जो है वो नुकसानदेह है। दूसरी जानिब जो है वो अभी मजहबी आज़ादी के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई है यूनाइटेड नेशन की, वो भी बहुत खतरनाक है। और उसके अंदर भारत के जुल्म सितम जो अक़लियतों के साथ हैं वो भी बताए गए हैं। इसके बावजूद भारत के साथ तिजारत करना, भारत के साथ जो है दिफाई मुआहदात करना, मेरा ख्याल है कि हमें भी अपनी पॉलिसी को देखना पड़ेगा। ठीक है कि हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई है, जिसके अंदर हम डिप्लोमेटिकली मनूवर कर रहे हैं, लेकिन ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के बाद जो है ये कायम रहेगी। इसलिए क्योंकि दिफाई मुआहदा इंडिया और अब उनका अमेरिका का हो गया है 10 साल का, और जाहिर है अब असले की भी बातचीत चल रही है, असले की खरीदारी की बातचीत चल रही है, IT बिजनेस को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ये सारी चीजें। और फिर खास तौर पे चाइना के मद्दे मुकाबिल जो लाके खड़ा किया गया भारत को, ये भी एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से जो भारत की जितनी चीरादस्तियां हैं, जितना जालमाना रवैया है, जितना एक्सपोर्ट ऑफ टेरर है, उसको सरफे नजर कर दिया जाता है। ये मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को जब ज़बानी कलामी तारीफें नहीं चाहिए, बल्कि अमली तौर के ऊपर कोई मुजाहिदा चाहिए। जो दहशतगर्दी का जो सिलसिला है, ये तो गैर मुल्की फौजों के होते हुए वहां हुआ था। अगर उस टाइम पे पूरी दुनिया इकट्ठा हो सकती थी, तो आज उससे कहीं ज्यादा दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में उनकी क्योंकि दहशतगर्दी तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक इसका रूट कॉज जो है वो ना पकड़ा जाए, और फिर वहां से इस मसले का हल निकालना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, इस्राएली बर्बरियत की बात करेंगे। स्टे विद अस।